हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो हमारा नया टॉपिक है उत्तराखंड की जलवायु। जी हाँ दोस्तों, आज हम उत्तराखंड की जलवायु और आपदाएं इन्हें कवर करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, कल वाली जो वीडियो थी उसमें हमने जो है 35 एक प्रश्न उत्तराखंड भूगोल से संबंधित जो भी है, उत्तराखंड सीमा, उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उत्तराखंड का विस्तार, उनसे संबंधित और तहसीलें, विकासखंड और विधानसभा क्षेत्र से संबंधित जो हमने 35 महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे। तो उन सभी के प्रश्न जो दोस्तों यहाँ पर जो है अंत में जो है 5 प्रश्न जो होमवर्क के लिए दिए गए थे, उन सभी का आंसर मैं आप सभी को बताता हूं। तो इसमें प्रश्न नंबर 31 हमारा दोस्तों की हरिद्वार जनपद का वह क्षेत्र जिसमें विधानसभा, विकासखंड तथा तहसील तीनों है। तो कौन सा ऐसा यह क्षेत्र है दोस्तों हरिद्वार जनपद का? तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, यानी कि रुड़की। और दूसरा हमारा प्रश्न था दोस्तों, प्रश्न नंबर 32 है कि गढ़वाल मंडल का एकमात्र जिला जिसकी सीमा पौड़ी गढ़वाल से नहीं लगती है। तो कौन है दोस्तों? रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, चमोली, उत्तरकाशी। तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो उत्तरकाशी गढ़वाल मंडल का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा जो है पौड़ी गढ़वाल से नहीं लगती है। वहीं अगर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, तो पौड़ी गढ़वाल है उसकी सीमा जो है उत्तराखंड के 7 जनपदों के साथ लगती है। तो इसमें जो है 2 हमारे कुमाऊं मंडल के हैं और 5 हमारे जो है किसके हैं दोस्तों? गढ़वाल मंडल के हैं। गढ़वाल मंडल में उत्तरकाशी की सीमा जो है पौड़ी गढ़वाल से नहीं लगती, जबकि देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली इन सभी की सीमा जो है हमारी पौड़ी गढ़वाल से लगती है। वहीं अगर हम बात करें कुमाऊं मंडल की, तो कुमाऊं मंडल में नैनीताल और अल्मोड़ा इन दोनों की सीमा जो है पौड़ी गढ़वाल से लगती है। अब अगला जो हमारा प्रश्न था दोस्तों, प्रश्न नंबर 33 था कि उत्तरकाशी जनपद का वह क्षेत्र जिसमें केवल विकासखंड है, ना तो विधानसभा क्षेत्र है और ना ही तहसील है। इस प्रकार से भी दोस्तों आपको प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि लॉजिकल प्रश्न है दोस्तों। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है दोस्तों जिसमें मात्र केवल विकासखंड है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नौगांव। नौगांव ऐसा क्षेत्र है जिसमें ना तो तहसील है और ना ही वहाँ पर विकासखंड है, ना ही वहाँ पर जो है विधानसभा क्षेत्र है, मात्र क्या है दोस्तों? केवल विकासखंड है। तो अगला प्रश्न था दोस्तों, प्रश्न नंबर 34 कि नैनीताल जनपद के साथ कुमाऊं मंडल के कितने जनपदों की सीमा नहीं लगती? तो ये भी है। अगर हम बात करते हैं तो नैनीताल जनपद के साथ कुमाऊं मंडल के कितने जनपदों की सीमा लगती है? तो 3 जनपदों की सीमा जो है लगती है। वहीं अगर हम बात करें तो नहीं लगती है, तो कितने जनपदों की सीमा नहीं लगती है दोस्तों? तो 2 जनपदों की जो है सीमा नहीं लगती। तो कौन कौन से है? पिथौरागढ़ और आपका बागेश्वर। पिथौरागढ़ और बागेश्वर की सीमा जो है नैनीताल जनपद के साथ नहीं लगती, जबकि अल्मोड़ा, चंपावत और उधम सिंह नगर की सीमा जो है नैनीताल जनपद के साथ लगती है। तो इस प्रकार ये भी जो है एक लॉजिकल प्रश्न था दोस्तों। तो अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35, गढ़वाल के साथ कुमाऊं मंडल के कितने जनपदों की सीमा नहीं लगती है? तो कितने जनपदों की सीमा नहीं लगती है दोस्तों? वहीं अगर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, तो गढ़वाल मंडल के साथ जो है कुमाऊं मंडल के 4 जनपद लगते हैं। कितने जनपद लगते हैं दोस्तों? 4 जनपद लगते हैं। तो 4 जनपद कौन कौन से दोस्तों? पहला है आपका पिथौरागढ़, दूसरा है दोस्तों आपका बागेश्वर, तीसरा अल्मोड़ा और चौथा नैनीताल। तो कुमाऊं मंडल के 2 ऐसे जिले हैं, चंपावत और उधम सिंह नगर, जिनकी सीमा जो है गढ़वाल मंडल के साथ नहीं लगती। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 36 कि चमोली तथा पौड़ी गढ़वाल के साथ कुमाऊं मंडल के कितने जनपदों की सीमा नहीं लगती है? तो कितने जनपदों की सीमा नहीं लगती है दोस्तों चमोली तथा पौड़ी गढ़वाल के साथ? इसका भी आंसर क्या रहेगा दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि चमोली और पौड़ी गढ़वाल ये सब गढ़वाल, ये दोनों जो है गढ़वाल मंडल के हैं। हमने बात की थी दोस्तों, तो गढ़वाल मंडल के साथ जो है 2 जनपदों की सीमा नहीं लगती है, बल्कि कुमाऊं मंडल के जो है 4 जनपदों की सीमा जो है गढ़वाल के साथ लगती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का जो नया टॉपिक है दोस्तों हमारा उत्तराखंड की जलवायु और आपदा प्रबंधन से। तो पहला है जलवायु निर्भर करती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि जलवायु होती क्या है। जलवायु क्या कहते हैं दोस्तों? यानी कि आपके वातावरण में जो भी आपको परिवर्तन दिखाई दे रहा है वो किसके कारण होता है दोस्तों? वह जो है जलवायु के कारण होता है। तो जलवायु कैसी रहती है दोस्तों? ग्रीष्म ऋतु ग्रीष्म होगी, गर्मियों में गर्म रहती है, सर्दियों में सर्दी रहती है, और बरसात में क्या रहती है दोस्तों? वर्षा रहती है, और पतझड़ रहती है, जब जो है जो पत्तियां हैं जो सब गिरने लगती हैं। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों वातावरण में हमारी जलवायु रहती है। अगर हम जलवायु की बात करते हैं दोस्तों, तो यह किस पर निर्भर रहती है? देशांतरीय अक्षांशीय स्थिति, जल और स्थल, या उच्चावच वायु दाब और पवन, या उपरोक्त सभी। तो बता दें दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर रहेगा। यानी कि जो हमारी जलवायु है वो देशांतरीय अक्षांशीय स्थिति पर जल और स्थल का वितरण, उच्चावच वायु दाब और पवन, और इसके अलावा किस किस के साथ निर्भर रहती है दोस्तों?
पर निर्भर रहती है, देशांतरीय अक्षांशीय स्थिति पर भी निर्भर रहती है, जल और स्थल के वितरण पर भी निर्भर रहती है, उच्चावच वायु दाब और पवन पर भी निर्भर रहती है, और समुद्र तल से ऊंचाई इस पर भी निर्भर रहती है, और समुद्र तट से दूरी इन सभी पर जो है हमारी जलवायु निर्भर रहती है। अब प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, सत्य कथन का चयन कीजिए। तो ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय भाषा में रूढ़ी व खरसाऊ कहते हैं, और वर्षा ऋतु को बसकाल होगा दोस्तों, बसकाल व चौमासा, तथा शीत ऋतु को स्यूंद या शीतकला नाम से जाना जाता है। तो कौन सा है दोस्तों इन तीनों में से सत्य कथन कौन सा है? अगर हम बता दें, अगर हम ऋतु की बात करें दोस्तों, तो कितनी है उत्तराखंड को कितनी ऋतु पाई जाती है? मुख्य तौर पर जो है 3 ऋतु पाई जाती है। कौन कौन सी दोस्तों? हमारी जो है पहली है ग्रीष्म ऋतु, दूसरी कौन सी दोस्तों? दूसरी है वर्षा, और तीसरी है शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु की अगर बात करें दोस्तों, तो यह जो है कब से कब तक पाई जाती है? यानी कि 15 मार्च से लेकर 15 जून तक, यानी कि मध्य मार्च से लेकर मध्य जून तक जो है हमारी ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। वर्षा ऋतु की बात करें दोस्तों, तो यह कब से कब तक पाई जाती है? यानी कि 15 जून से मध्य जून से लेकर जो है 15 जून तक जो है आपका मानसून जो है उत्तराखंड में पहुंच जाता है। और 15 जून से लेकर कब तक पाई जाती है दोस्तों? यह जो है अक्टूबर तक यह पाई जाती है, यानी कि 15 अक्टूबर तक, मध्य अक्टूबर तक तो जो दोस्तों यह जलवायु पाई जाती है। वहीं अगर हम बात करें शीत ऋतु की, तो यह दोस्तों 15 अक्टूबर से लेकर 15 जून तक शुरू होती है। कब से? 15 अक्टूबर से सर्दी जो है शुरू होने लगती है, और कब तक? 15 अक्टूबर तक जो है यह रहती है, यानी कि मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक जो है दोस्तों यह शीत ऋतु रहती है। तो आइए दोस्तों, जो ग्रीष्म ऋतु है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे जो पहला जो है दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और दूसरा है कि वर्षा ऋतु को जो है बसकाल व चौमासा से भी जाना जाता है। तो यह भी जो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और शीत ऋतु को दोस्तों स्यूंद और शीतकला नाम से भी जाना जाता है। तो यह भी जो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 है कि भूमध्य रेखा से जब सूर्य कर्क रेखा की ओर बढ़ता है तो किस ऋतु की शुरुआत होती है? तो किस ऋतु की शुरुआत होती है दोस्तों? ग्रीष्म ऋतु की, वर्षा ऋतु की, शीत ऋतु की, या इनमें से कोई नहीं? यह आपकी जो है दोस्तों पृथ्वी है। यह क्या है दोस्तों? पृथ्वी है। और यह आपकी दोस्तों क्या है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से जब सूर्य जो है कर्क रेखा की ओर गुजरता है, यानी कि यह है दोस्तों आपके यहाँ कर्क रेखा, और यह है आपकी मकर रेखा। जब कर्क रेखा की ओर गुजरता दोस्तों तो किस ऋतु की शुरुआत होती है? तब हमारी ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 की उष्ण कटिबंधीय दशाएं पाई जाती है। तो किस में पाई जाती है? वर्षा ऋतु में पाई जाती है, ग्रीष्म ऋतु में पाई जाती है, शीत ऋतु में पाई जाती है, या उपरोक्त सभी में जो है यह दशाएं पाई जाती है? तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो उष्ण कटिबंधीय जो दशाएं है वो किसमें पाई जाती है? ग्रीष्म ऋतु में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका इसको बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है कि वर्षा ऋतु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? कि इस ऋतु का कालावधि मध्य जून से अक्टूबर तक है, और दूसरा है अधिकांश वर्षा जो है बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से होती है, और इस ऋतु में राज्य में वार्षिक वर्षा औसतन 150 से 200 सेंटीमीटर तक होती है, या उपरोक्त सभी? तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो वर्षा ऋतु के संबंध में जो सही कथन है, यानी कि यह जो है सभी सत्य कथन है, यानी कि इस ऋतु को जो काल अवधि होती है दोस्तों, इसका जो जब आती है वर्षा ऋतु कब आती है? मध्य जून से लेकर अक्टूबर तक जो है हमारी वर्षा ऋतु चली रहती है। और अधिकांश वर्षा किसकी होती है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से होती है। जो तो यहाँ है दोस्तों अरब सागर, तो जो यहाँ से जो उठने वाला मानसून है दोस्तों, यहाँ से कहाँ जाता है? गुजरात की खाड़ी होते हुए यहाँ उत्तराखंड पे पहुँचता है यहाँ तक। तो इस वाले मानसून जो है दोस्तों, यह मानसून जो है उत्तराखंड में ज़्यादा नहीं रहता, इससे जो है अधिक वर्षा नहीं होती। जो बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठता है दोस्तों, यह जो यहाँ तक कब तक पहुँचता है? 15 जून तक पहुँचता है। कब तक? 15 जून तक जो यह पहुँच जाता है। लेकिन औसतन वर्षा किस में होती है दोस्तों? अधिक तक जो है जुलाई अगस्त में जो है,
अगस्त में जो है यहाँ पर अधिक वर्षा होती है। किस मानसून से? बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून से जो है यहाँ पर अधिक वर्षा होती है। अगर हम बात करें दोस्तों तो जब मानसून दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है दोस्तों तो यह जो है घटता रहता है, यानी कि दक्षिण से जब मानसून उत्तर की ओर जाता है तो इसकी जो है दोस्तों यह जो है घटता रहता है। कैसा रहता है? तो इसका क्रम जो है दोस्तों घटता रहता है, यानी कि दक्षिण से। यहाँ पे अगर अधिक वर्षा होगी दोस्तों तो यहाँ पे आपको कम वर्षा दिखाई देगी, उसके बाद यहाँ पर कम होगी और यहाँ पर जो है कम होगी। इस प्रकार से जो है दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर जो है मानसून आपका क्या रहता है दोस्तों? घटता है। तो इसे भी आप नोट कर लेना, यह भी जो है काफी महत्वपूर्ण है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 है कि शीत ऋतु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? इसकी शुरुआत मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक होती है। इस समय पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा व देहरादून में सर्वाधिक वर्षा होती है और वार्षिक वर्षा जो है 12.5 सेंटीमीटर से कुछ अधिक होती है। तो यह जो दोस्तों सभी सत्य है, यानी कि शीत ऋतु की शुरुआत कब होती है? 15 अक्टूबर से 15 मार्च तक जो हमारी कौन सी ऋतु रहती है दोस्तों? शीत ऋतु रहती है। इस समय जो दोस्तों जो है जो पौड़ी, टिहरी यानी कि जनवरी के महीने में जनवरी के माह में जो दोस्तों जो है उच्च हिमालय का जो क्षेत्र है दोस्तों, उत्तरी क्षेत्र है, उनमें जो है बर्फ से वह जो है ढका रहता है। और इस समय जो दोस्तों जो है पौड़ी, गढ़वाल, जनवरी में जो है पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा और देहरादून, इन 4 जनपदों में जो है दोस्तों इस समय अधिक वर्षा होती है। कितनी? 12.5 सेंटीमीटर से जो है यहाँ पर कुछ अधिक वर्षा होती है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट हमारा अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है कि शिवालिक, बाबर एवं तराई क्षेत्रों में अधिकतम वर्षा होती है, अधिक वर्षा होती है, कम वर्षा होती है या इनमें से कोई नहीं? अगर हम बात करें दोस्तों तो शिवालिक, बाबर एवं तराई क्षेत्र में, तो यहाँ पे जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो दोस्तों आपके अधिकतम यानी कि सबसे अधिक वर्षा होती है। अधिक वर्षा नहीं होगा दोस्तों, अधिकतम होगा, यानी कि सबसे अधिक वर्षा होती है। कितनी होती है दोस्तों? लगभग 120 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर से नहीं दोस्तों 200 सेंटीमीटर से यहाँ पर अधिक वर्षा होती है। कितनी? 200 सेंटीमीटर से जो है अधिक वर्षा यहाँ पर होती है। कहाँ पर? आपका शिवालिक, बाबर एवं तराई क्षेत्र में। और अधिक वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? अधिक वर्षा जो होती है दून, द्वार और काली बेसिन यानी कि मध्य हिमालय के दक्षिणी ढाल में अधिक वर्षा होती है। अधिकतम वर्षा होती है दोस्तों तराई, बाबर एवं शिवालिक क्षेत्र में, जो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और अधिक वर्षा होती है दून, द्वार, काली बेसिन और मध्य हिमालय के दक्षिण में जो है यह होती है दोस्तों। इसकी जो सेंटीमीटर बात करें दोस्तों 120 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक जो है यहाँ पर वर्षा होती है। किसमें? दून, द्वार, काली बेसिन और मध्य हिमालय के दक्षिणी ढाल पर। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों तो कम वर्षा कहाँ होती है? तो कम वर्षा की बात करें दोस्तों तो यह होती है मध्य हिमालय के उत्तरी क्षेत्रों में, यानी कि मध्य हिमालय के उत्तरी क्षेत्रों में जो है यह कम वर्षा होती है। अगर हम सेंटीमीटर की बात करें तो 80 से 120 सेंटीमीटर के आसपास जो है ये दोस्तों यहाँ पर वर्षा होती है। वहीं अगर हम सबसे कम की बात करें तो सबसे कम भाग कहाँ होती है दोस्तों वर्षा? सबसे कम जो वर्षा होती है वो होती है दोस्तों बृहत हिमालय के उत्तरी में, यानी कि उत्तरी क्षेत्रों में सबसे कम वर्षा किसमें होती है? बृहत हिमालय के उत्तरी में। बृहत हिमालय के कितनी होती है दोस्तों? 40 से 80 सेंटीमीटर। कितनी होती है दोस्तों टोटल जो यहाँ पर वर्षा होती है? 40 से 80 सेंटीमीटर होती है। तो हमने बात की थी दोस्तों जो सबसे कम वर्षा होती है वह होती है बृहत हिमालय के उत्तर में, जो कितनी होती है दोस्तों? 40 से 80 सेंटीमीटर। और उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों उससे अधिक यानी कि कम वर्षा होती है, तो कम वर्षा कहाँ होती है? यानी कि मध्य हिमालय के उत्तरी क्षेत्रों में। और अगर बात करें दोस्तों अधिक वर्षा की, तो अधिक वर्षा कहाँ होती है? मध्य हिमालय के दक्षिण क्षेत्रों में या दून, द्वार या काली बेसिन में, जहां पर होती है 120 से 200 सेंटीमीटर। और अत्यधिक वर्षा जो होती है दोस्तों आपका उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में, तराई क्षेत्र से बाबर, तराई और मैदानी क्षेत्रों में जो है अधिक वर्षा होती है, यानी कि अत्यधिक 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न उत्तराखंड के कितने सीमांत जिलों में हिमच्छादित क्षेत्र की जलवायु का विस्तार है? तो कितने हैं दोस्तों? 3। तो कौन कौन से हैं? उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा।
उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में जो है दोस्तों हिमच्छादित क्षेत्र की जलवायु का विस्तार है। तो अगर हम बात करें दोस्तों उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ का जो उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर जो है जनवरी, फरवरी, मार्च में दोस्तों यहाँ पर बर्फ गिरी रहती है। यहाँ की चोटियाँ है दोस्तों जो है बर्फ से ढकी रहती है। और यहीं पर दोस्तों जो है हिमखंड, सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय दोस्तों हिमखंड लटकने की घटना भी यहाँ देखने को मिलती है। तो कहाँ पर मिलती है दोस्तों? उत्तरकाशी, चमोली जनपद में, पिथौरागढ़, यानी कि हिमखंड, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हिमखंड लटकना। हिमखंड लटकना क्या होता है दोस्तों कि इस प्रकार से जो है आपका जो पानी होता है वो जम जाता है और वो जो किसके रूप में बन जाता है दोस्तों? यूँ बर्फ़ के रूप में बन जाता है। इस प्रकार से बन जाता है। अगर आपने कभी कहीं गए होंगे, पहाड़ी इलाकों में गए होंगे, तो सुबह शाम जो है जो चद्दर या छत से जो पानी टपकता है दिन भर, तो शाम को जो है छत में से जो ये आपकी छत है कुछ इस प्रकार से, जो आपकी छत है इस प्रकार से यूँ जम जाता है नीचे को। यहाँ पर जो आपको जो है बर्फ़ बन जाती है कुछ इस प्रकार से। तो इसे ही दोस्तों जो है हिमखंड लटकना कहते हैं। तो यह घटना कहाँ पाई जाती है? उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जनपद में। तो आइए दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, कि उत्तराखंड में आपदा के, ये तो प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हिमखंड लटकने की घटनाएं पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है दोस्तों? हमने अभी बात की थी कि उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। तो बात करें दोस्तों तो यह किस में आता है? यह जो हमारा आता है, तो किसका इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और जो उच्च हिमालय में जो 4000 मीटर से जो ऊपर वाला क्षेत्र है दोस्तों, उत्तरी क्षेत्र है, वहाँ पर जो है वर्ष भर जो है सदैव बर्फ से वह ढका रहता है। यानी कि उच्च हिमालय के उत्तरी क्षेत्र में जो है 400 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जो चोटियाँ है वो वर्ष भर जो दोस्तों वर्ष भर जो है बर्फ से ढकी रहती है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10 की सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपके स्थान दिए दोस्तों, एक तरफ जो है आपकी औसत वार्षिक वर्षा दी गई है। तो कहाँ पर कितनी वार्षिक वर्षा होती है? तो बात करें दोस्तों नरेंद्र नगर में जो है 318। वहीं अगर मसूरी की बात करें दोस्तों तो यहाँ होती है 242.5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और राजपुर में जो है दोस्तों सबसे अधिक वर्षा होती है 318.5 सेंटीमीटर। वहीं अगर हम श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पर जो है सबसे कम जो वर्षा होती है दोस्तों कहाँ पर होती है? श्रीनगर में होती है। श्रीनगर कहाँ? पौड़ी गढ़वाल। कितनी होती है? मात्र 93.0 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। अगर हम बात करें इसके अलावा देहरादून की बात करें तो दोस्तों देहरादून में कितनी होती है? 230.0 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो कोटद्वार में कितनी होती है? 180.0 और लैंसडाउन में कितनी होती है? 210.5। और नैनीताल की बात करें तो 270। और अल्मोड़ा की बात करें दोस्तों तो 104 सेंटीमीटर होती है। पिथौरागढ़ की बात करें दोस्तों तो 122 सेंटीमीटर। और कर्णप्रयाग की बात करें तो 136.0 सेंटीमीटर। और टिहरी में कितनी हो दोस्तों? 98 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके जो जलवायु से संबंधित जब दोस्तों 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है ये हमने कंप्लीट कर ली हैं। जब आप दोस्तों अगर आप जलवायु से ये प्रश्न देख रहे होंगे तो आप जो है अपने सामने एक परीक्षा वाणी की किताब ले लेना, जिससे जो है यह टॉपिक जो आपको दोस्तों पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपके टॉपिक में जो दोस्तों कोई भी कसर नहीं रहेगी। अगर आपने इस प्रकार से जो है अगर आप वीडियो के माध्यम से भी देखोगे और साथ में जो आप उसके बाद जो है किताब, या पहले आप किताब खोलोगे जलवायु वाला चैप्टर पढ़ोगे एक बार, फिर उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखोगे दोस्तों तो आपका जो है सारा जितना भी कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा और आपका टॉपिक जो है दोस्तों एकदम जो है क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों जलवायु की। तो अगर हम जलवायु की बात करें दोस्तों तो डॉक्टर S.C. खरकवाल, सबने नाम सुना होगा। जलवायु की अगर बात करें, डॉक्टर S.C. खरकवाल ने ऊंचाई, ताप और वनस्पति के आधार पर जलवायु को 6 भागों में विभाजित किया है, जिनमें पहला है दोस्तों उपोष्ण जलवायु, जो कितनी है 900 मीटर तक की ऊंचाई पर जो है आपकी कौन सी जलवायु पाई जाती है? उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। और दूसरी है आपकी गर्म शीतोष्ण जलवायु। तो गर्म शीतोष्ण जलवायु दोस्तों वो 900 मीटर से 1800 मीटर तक की जो ऊंचाई में पाई जाती है वो कैसी पाई जाती है? आपकी गर्म शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। तीसरी है आपकी दोस्तों शीत शीतोष्ण जलवायु। शीत शीतोष्ण जलवायु की बात करें दोस्तों तो यह जो है 1800 से 3000 मीटर तक जो है पाई जाती है। और चौथी है एल्पाइन जलवायु। एल्पाइन जलवायु पाई जाती है दोस्तों 3000 से 4200 मीटर तक ऊंचाई तक जो है यह पाई जाती है। प्रश्न ये भी पूछ रहा है दोस्तों कि निम्न में से शीत शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है 1800 से 3000 मीटर तक, या 3000 से 4200, या 900 से 1800 मीटर तक। इस प्रकार के प्रश्न जो है एग्जाम में पहले भी पूछे गए थे। तो जितने भी ये 6 भागों में जो इनका विभाजन किया है दोस्तों, तो इनको आप जो है इनकी जो ऊंचाई के आधार पर इन्हें आप अच्छे से याद रखना है। मतलब इनको आपने जो है अच्छे से याद रखना है। यह जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
और अगली हम बात करें दोस्तों तो अगला है पांचवा है हिमानी जलवायु। जो हिमानी जलवायु है दोस्तों कितने पाई जाती है 4200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले में जो है हिमानी जलवायु पाई जाती है। और छठा है शीत शुष्क जलवायु। शीत शुष्क जलवायु की बात करें तो यह दोस्तों जो है 2500 से 3500 मीटर तक की ऊंचाई तक जो है पाई जाती है। तो ये आपका हो गया दोस्तों कितने भागों में 6 भागों में जो है इसे विभाजित किया गया है। तो अब आता है दोस्तों नेक्स्ट हमारा आता है आपदा से संबंधित। आपदा से संबंधित है दोस्तों अब हम जो है उत्तराखंड में जो आपदा है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो उत्तराखंड में जो आपदा के क्या क्या कारण है दोस्तों, अतिवृष्टि है, हिमखंडों का गिरना है, भूकंप है या उपरोक्त सभी है। तो क्या है दोस्तों उत्तराखंड में आपदा के कारण, तो सबसे पहले उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तराखंड में अगर हम बात करें आपदा के कारण है अतिवृष्टि भी है दोस्तों, हिमखंडों का गिरना भी है, भूकंप भी है और इसका क्या है वनाग्नि। वनाग्नि मतलब जंगलों में आग लगना। और कौन सा है दोस्तों भूस्खलन। इस प्रकार से जो यहाँ पर जो है ये सभी आपदा के कारण है कहाँ पर उत्तराखंड में। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 12 कि वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय के क्षेत्र के उत्तराखंड में भूकंप आते हैं तो किस कारण आते हैं दोस्तों, प्लेटों की गतिशीलता, भ्रंशों की उपस्थिति, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तराखंड में वैज्ञानिकों ने क्या कहा है दोस्तों, जो उत्तराखंड में जो भूकंप आते हैं वो प्लेटों की गतिशीलता तथा भ्रंशों की उपस्थिति इन दोनों के कारण आते हैं। किसके कारण, इन दोनों के जो है ये कारण आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों राज्य के किन क्षेत्रों में कभी कभी बाढ़ आ जाती है। तो कभी कभी बाढ़ किन क्षेत्रों में आ जाती है दोस्तों, राज्य के किच्छा, सितारगंज, रुद्रपुर, राजपुर, डोईवाला या सहारनपुर या लक्सर रुड़की या रानीपुर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि किच्छा, सितारगंज, रुद्रपुर जो है इनमें कभी कभी जो है बाढ़ आ जाती है उत्तराखंड में। वैसे तो सभी जगह उत्तराखंड में बाढ़ आ जाती है लेकिन अधिकतर जो है इनमें ज़्यादा चांसेस है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14 कि वैज्ञानिकों ने भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्रों या जोन में बांटा है, यानी कि उत्तराखंड को जो है भारत को जो है कितने में बांटा है, 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा है, जिसमें उत्तराखंड है। उत्तराखंड कौन से में है दोस्तों, जोन ए, जोन 4, जोन 5, जोन 2, जोन 3 या जोन 1, जोन 2, किसमें है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि जोन 4 तथा जोन 5 में उत्तराखंड को रखा गया है। तो बात करते हैं दोस्तों जो वैज्ञानिकों ने जो है 5 जोन में बांटा है, तो बात करते हैं जोन 1। जोन 1 के अंतर्गत जो है आपका जो है कितना आता है 5 तीव्रता, यानी कि 5 से कम तीव्रता तक के भूकंप जो है जोन 1 के अंतर्गत आते हैं। तो यह किस में रखा है दोस्तों, यानी कि निम्न प्रभाव क्षेत्र, निम्न, यह जो तो निम्न न्यूनतम यानी कि न्यूनतम प्रवाह क्षेत्र, न्यूनतम प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत जो है दोस्तों इसे रखा गया है। अब जोन 2 की बात करें दोस्तों तो इसमें जो भूकंप आता है वो आता है 5.01 से 6 तीव्रता का जो है इसमें भूकंप आता है। तो यह आता है, यह तो है दोस्तों न्यूनतम, और यह आता है दोस्तों जोन 2 आपका आता है न्यून प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है, न्यून प्रभाव क्षेत्र। वही अगर हम जोन 3 की बात करें दोस्तों तो इसमें जो भूकंप आता है वो आता है 6.01 से 7 तीव्रता तक का भूकंप, 6.01 से 7 तीव्रता इसका जो भूकंप आता है दोस्तों, इसमें जो किसके अंतर्गत आता है, यानी कि मध्यम, यह आता है दोस्तों मध्यम प्रवाह क्षेत्र, मध्यम प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहीं अगर हम जोन 4 की बात करें दोस्तों तो इसमें जो भूकंप आता है वो कितनी तीव्रता का आता है, 7 से 9 तीव्र, 7.01 से 9 तीव्रता तक का जो भूकंप आता है वो किस में आता है दोस्तों, वो हमारा आता है जोन 4 में, यानी कि जोन 4 में जो है 7.0 से 9 तक यह आता है दोस्तों अधिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहीं अगर हम जोन 5 की बात करें दोस्तों तो इसमें जो भूकंप आता है वो कितनी तीव्रता का आता है, वो आपका आता है 9.01 तीव्रता से जो अधिक भूकंप आता है वो किसके अंतर्गत आता है, जोन 5 के अंतर्गत आता है। यह जो है अत्यधिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों, अत्यधिक प्रवाह क्षेत्र के जो है ये अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है भूकंप को 5 जोन में वैज्ञानिकों ने डिवाइड किया है। तो उत्तराखंड के जोन में आता है दोस्तों जोन 4 और जोन 5 में, यानी कि मध्यम प्रवाह तीव्रता तक का भूकंप, यानी कि 7.01 से 9 तक तीव्रता का भूकंप जो है यहाँ पर आता है। वहीं अगर हम जोन 5 की बात करें दोस्तों तो इसमें जो है 9 से अधिक तीव्रता का जो भूकंप आता है वो किस में आता है, अत्यधिक, जोन 5 के अंतर्गत आता है। तो भूकंप जो है उत्तराखंड जो है इन्हीं 2 भूकंप के मध्य स्थित है, अधिक प्रभाव और अत्यधिक प्रभाव के मध्य स्थित है। तो अगर हम जोन 4 की बात करें दोस्तों तो उत्तराखंड के कौन कौन से स्थान है, अगर हम जोन 4 की बात करें, जोन 4
जोन 4 के अंतर्गत आ गए दोस्तों गढ़वाल मंडल का आपके देहरादून, टिहरी और उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर और गढ़वाल। ये है दोस्तों तीन तो है दोस्तों किसका, गढ़वाल मंडल के। और अगर हम कुमाऊं मंडल की बात करें दोस्तों तो उधम सिंह नगर आ गया और नैनीताल इसके अंतर्गत आते हैं, जोन 4 के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर हम जोन 5 की बात करें दोस्तों, जोन 5 की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत कौन कौन आता है दोस्तों, इसमें जो दोस्तों कुमाऊं मंडल के अधिक जिले हैं, यानी कि जो जोन 5 के अंतर्गत जो है कुमाऊं मंडल के अधिक जिले हैं, यानी कि गढ़वाल मंडल के सिर्फ 2 जिले हैं। कौन कौन से, चमोली जो है दोस्तों जोन 5 के अंतर्गत आता है, जिसमें जो है कितना 5 का 9 से अधिक तीव्रता का भूकंप आता है। तो आप सोच सकते हैं कितना हानिकारक भूकंप आता होगा, चमोली और रुद्रप्रयाग। और वहीं अगर हम बात करें दोस्तों कुमाऊं मंडल के, तो कुमाऊं मंडल के कितने आते हैं, 4 जनपद आते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला आता है पिथौरागढ़, दूसरा आता है अल्मोड़ा, तीसरा आता है दोस्तों आपका बागेश्वर और लास्ट है चंपावत। यह दोस्तों किसके अंतर्गत आता है, आपका जोन 5 के अंतर्गत आता है। तो अगर हम जोन 5 के अंतर्गत बात करें तो इसके जो प्रमुख नगर कौन कौन से आते हैं दोस्तों, जिनमें जो है जो अति अधिक संवेदनशील है, जहां पर भूकंप आने की संभावना बहुत अधिक है। तो कौन कौन से हैं जो अत्यधिक संवेदनशील है दोस्तों, जोन 4 और जोन 5 में, जहां पर भूकंप आने की संभावना अत्यधिक है। तो कहाँ पर है दोस्तों, इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अधिक संवेदनशील, इसके अंतर्गत कौन आते हैं दोस्तों, जोन 4 और जोन 5, जहां पर जो है दोस्तों दोनों प्रकार के भूकंप आने की अधिक संभावना है। तो कौन कौन से है, धारचूला, मुनस्यारी कहाँ है दोस्तों, और तीसरा है भराड़ी, और चौथा है दोस्तों आपका कपकोट, पांचवा है चमोली और लास्ट है उत्तरकाशी। तो यहाँ पर ये संवेदनशील है दोस्तों, जहाँ पर भूकंप आने की संभावना काफ़ी बनी रहती है। अब बात करते हैं दोस्तों, जो टिहरी बांध है वो हमारे किस में है, जोन 5 के अंतर्गत आता है, यानी कि जोन 5 के अंतर्गत आता है, मुख्य भ्रंश रेखा के अंतर्गत आता है। तो मुख्य भ्रंश रेखा किसके मध्य है दोस्तों, बृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच, तो जो बृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच है दोस्तों, वो कौन सा है दोस्तों, हमारा कौन सी रेखा आती है, वो आती है मुख्य भ्रंश रेखा, जिसके नीचे से दोस्तों जो है टिहरी बांध के नीचे से होते हुए गुजरती है। और यहाँ पर जो भूकंप कितने 5 पॉइंट्स, यहाँ पर जो भूकंप आने की संभावना दोस्तों जोन 5 के अंतर्गत आती है 9 तीव्रता, यानी कि 9 से अधिक तीव्रता के यहाँ पर भूकंप आने की संभावना है। इसीलिए जो है पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा ने जो दोस्तों इस बांध का विरोध किया था, टिहरी बांध का। तो बात करते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है कि भूकंप की तीव्रता मापने के हेतु राज्यों में 3 भूकंप मापी स्टेशन है। तो कौन कौन से दोस्तों भूकंप की तीव्रता मापने के लिए राज्य में जो है 3 भूकंप मापी स्टेशन बनाए गए हैं। तो कहाँ पर, देहरादून, टिहरी, गढ़वाल, गरुड़गंगा, चमोली। गरुड़गंगा कहाँ है दोस्तों, चमोली। और दूसरा है देहरादून, रुद्रप्रयाग या ऋषिकेश। तीसरा है देहरादून, ऋषिकेश या पिथौरागढ़। और चौथा है देहरादून, उत्तरकाशी व चमोली। तो कौन सा है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा, देहरादून, टिहरी व गरुड़गंगा। तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो मुख्य भ्रंश रेखा है, वह उत्तराखंड के कहाँ से गुजरती है। तो कहाँ से गुजरती है दोस्तों, मुख्य भ्रंश जो रेखा है यह गुजरती है दोस्तों चमोली, गोपेश्वर, देवलधार और गुलाबकोटी, पीपलकोटी और लास्ट में गंगा घाटी। और कुमाऊं के कई स्थानों से होते हुए दोस्तों यह कहाँ पहुँच जाती है, नेपाल।
नेपाल से होती हुई जाती है क्या, मुख्य भ्रंश रेखा, और ये टिहरी से होकर गुजरती है दोस्तों। तो हमारा जो, और यह रेखा है दोस्तों कहाँ से, टिहरी से होते हुए भी गुजरती है। जो हमारा जो बांध है दोस्तों वह जो है टिहरी में जो बांध बना है, टिहरी बांध, उसके नीचे से होकर यह रेखा गुजरती है। जो और सुंदर उसमें जो दोस्तों प्रसिद्ध पर्यावरणविद जो सुंदरलाल बहुगुणा ने है दोस्तों, इसीलिए जो है इस बांध का विरोध किया था, क्योंकि यह जो है अत्यधिक भूकंप क्षेत्र जोन में आता है। तो अब दोस्तों बात करते हैं, अब हमारा करंट अफेयर्स है कि करंट अफेयर्स अगर आप आयोग का पेपर दे रहे हो यूपीएससी, तो यह करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला हमारा प्रश्न है करंट अफेयर्स का कि नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो कौन बना है दोस्तों, उत्तराखंड बना है, हिमाचल प्रदेश बना है, हरियाणा बना है, या उत्तर प्रदेश बना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। और बात करें दोस्तों तो उत्तराखंड में जो है नई शिक्षा नीति लागू कब से हुई, लागू करने वाला बना है दोस्तों यानी कि 12 जुलाई 2022 से। ठीक है दोस्तों, इसे भी आपको नोट करते हुए चलना है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, चंपावत का प्रसिद्ध देवी दुर्गा बग्वाल मेला राजकीय मेला कब घोषित किया गया, राजकीय मेला कब घोषित किया गया। तो यह प्रश्न ही गलत है दोस्तों। यह प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मेला जो है उत्तराखंड का राजकीय मेले घोषित किए गए हैं। तो कौन कौन से मेले हैं दोस्तों, बग्वाल जो दोस्तों कहाँ लगता है, देवी दुर्गा चंपावत में माँ वाराही देवी के मंदिर में लगता है। तो इसे भी जो दोस्तों राजकीय मेला घोषित किया गया, और महासू मेला है दोस्तों, इसे भी जो है राजकीय मेला घोषित किया गया है। अगर हम बग्वाल मेले की बात करें दोस्तों तो यह क्या लगता है, चंपावत, कहाँ, देवी दुर्गा माँ वाराही प्रांगण, माँ वाराही के प्रांगण में लगता है। तो इसे कब किया दोस्तों, यानी कि 11 जुलाई 2022 को जो है इसे राजकीय मेला घोषित कर दिया गया है। वहीं अगर महासू मेला पर्व यानी कि जागरा जो कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, हनोल में मनाया जाता है। तो इसे बात करें दोस्तों तो 30 अगस्त 2022 को जो है इसे राजकीय मेला घोषित किया गया है। अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो दोस्तों अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक जो करंट अफेयर्स है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसी प्रकार से जो है आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक इनके मध्य में जो है करंट अफेयर्स की बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। बस उससे पहले की बात करें तो उससे पहले की बहुत कम संभावना है। तो जो अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक है आपको उन्हें अच्छे से कवर करना है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है तीसरा जो प्रश्न रहेगा कि हाल ही में NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक जारी किया गया है जिसमें उत्तराखंड का स्थान है। तो कितना है दोस्तों उत्तराखंड का स्थान, जो NFSA जो है उसकी जो है रिपोर्ट जारी की गई है। तो इसमें जो है उत्तराखंड का स्थान की बात करें तो कौन सा है, उत्तराखंड जो है 24वें स्थान पर है। इसका जो मीनिंग रहता है दोस्तों, NFSA नेशनल क्या रहता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी SCCURI सिक्योरिटी एक्ट, यानी कि हिंदी में इसे कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय, नेशनल से राष्ट्रीय फूड का खाद्य, सिक्योरिटी का सुरक्षा, और एक्ट का योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की जो है रैंकिंग जो है जारी कर दी गई है। इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, जो सरकार को जो है जो नागरिकों को जो है खाद्य सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य को देकर जो है भोजन जो खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जानी है, यानी कि समय समय पर जो है जो नागरिकों को जो है स्वास्थ्य संबंधी भोजन मुहैया करवाया जाता है। तो अगर हम बात करें दोस्तों कि उत्तराखंड की अगर इसमें बात करें तो यह जो रिपोर्ट कब किसने की जो खाद्य किसके द्वारा दोस्तों, पीयूष गोयल द्वारा, यानी कि यह जो है दोस्तों वस्त्र एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जो है पहले संस्करण में जो है NFSA की रिपोर्ट जारी कर दी है। तो जिसमें उत्तराखंड कौन से स्थान पर है, 24वें स्थान पर है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों तो पहला स्थान किसका है, अगर हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की बात करें तो ओडिशा इसमें पहले स्थान पर है। उत्तराखंड का कौन सा स्थान है दोस्तों, उत्तराखंड का अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का 24वां स्थान है। और बात करें तो पहला स्थान किसका है, भारत में ओडिशा, इसमें है 836 अंक के साथ, तो यह पहले स्थान पर है। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश की दोस्तों तो इसमें कितना है 0.797,
अंकों के साथ जो यह दोस्तों दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। और तीसरे स्थान पर कौन है दोस्तों? आंध्र प्रदेश है। कितने अंकों के साथ? 0.794 अंकों के साथ जो यह तीसरे स्थान पर है NFSA रिपोर्ट के अनुसार। अब बात करते हैं दोस्तों विशेष राज्य के दर्जे में, जिन्हें विशेष राज्य के दर्जे में विशेष श्रेणी के राज्य में अगर बात करें, विशेष राज्य की श्रेणी और केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो पहला कौन सा है दोस्तों? आपका त्रिपुरा 788 अंक के साथ पहला जो है आपका त्रिपुरा है। दूसरे की बात करें दोस्तों तो हिमाचल प्रदेश है। कितने? 0.758 अंक के साथ हिमाचल प्रदेश है। तीसरा कौन सा है? तीसरा स्थान है सिक्किम का, यानी कि 0.710 अंकों के साथ सिक्किम जो है तीसरे स्थान पर है विशेष श्रेणी के राज्यों में। और वहीं अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड 5वां स्थान है विशेष श्रेणी के राज्यों में। इसका है दोस्तों 0.637 0.637 अंकों के साथ यह जो है 5वें स्थान पर है और देश में इसका स्थान 24वां है। तो यह है दोस्तों NFSA की रिपोर्ट, इसे आपको नोट कर लेना है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किस राज्य की सरकार ने 1064 भ्रष्टाचार रोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो किसने किया है दोस्तों? इसका जो लॉन्च किया है दोस्तों किसने किया है? उत्तराखंड ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर रहेगा। यानी कि भ्रष्टाचार से निपटने के लिए 1064 भ्रष्टाचार रोधी ऐप जो है लॉन्च किया गया है। तो इस ऐप की बात करें दोस्तों 1064 भ्रष्टाचार रोधी मोबाइल ऐप की बात करें तो इसका शुभारंभ किसने किया? धामी जी ने। किसने किया? धामी जी ने जो है इसका शुभारंभ किया। कब किया दोस्तों? 8 अप्रैल 2022 को। 8 अप्रैल 2022 को जो है इसका शुभारंभ किया। तो कहाँ से किया? देहरादून के सचिवालय से। तो कहाँ से किया अगर पूछा जाता तो कहाँ से किया? तो देहरादून से, देहरादून के सचिवालय से जो है इसका शुभारंभ किया गया। सचिवालय इसका शुभारंभ किया गया। तो यह है दोस्तों जो है भ्रष्टाचार रोधी मोबाइल ऐप। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि निम्न में से किस परियोजना को केंद्र सरकार ने निवेश की मंजूरी दी है? तो हाल ही में किस परियोजना का दी है दोस्तों? उत्तराखंड की जमरानी परियोजना, टिहरी परियोजना, मनेरी भाली परियोजना या कोटेश्वर परियोजना। तो किससे की है दोस्तों? यानी कि जमरानी परियोजना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो कब की? 10 जून 2022 को। 10 जून 2022 को किसके द्वारा की दोस्तों? पूछता है दोस्तों तो कहाँ से की? अगर शुरुआत निवेश की मंजूरी कहाँ से दी? दिल्ली में जल संसाधन सचिव की अध्यक्षता में जो है इसे मंजूरी दी गई है। कहाँ पर? दिल्ली में दी गई है। इसके अंतर्गत जो है यह जो है इस परियोजना के अंतर्गत 63 मिलियन टन यूनिट 63 मिलियन यूनिट, टन नहीं होगा मिलियन, टन तो बहुत ज़्यादा हो गया, मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। जिसकी लागत कितनी होगी दोस्तों? टोटल जो खर्चा आएगा कितना आएगा? 2584 करोड़ रुपए। कितना खर्चा आएगा? 2584 करोड़ रुपए का जो है इसमें खर्चा आएगा। अगर हम बात करें तो यह कितने हेक्टेयर में बनी है दोस्तों? यानी कि इससे जो है कितने हेक्टेयर भूमि को लाभ मिलेगा, सिंचाई भूमि को लाभ मिलेगा? तो बात करें दोस्तों 57,065। कितना होगा लाभ? होगा सिंचाई का लाभ कितना होगा? 57,065 हेक्टेयर सिंचाई में लाभ होगा। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें दोस्तों तो कितना बढ़ेगा? यह जो है 9 किलोमीटर लंबा बनेगा, यानी कि 9 किलोमीटर लंबा। चौड़ाई की बात करें दोस्तों तो चौड़ाई कितनी होगी इसकी? चौड़ाई की अगर हम बात करें 130 मीटर चौड़ा यह बांध होगा। और ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो कितना है? 484 मीटर जो है इस बांध की ऊंचाई होगी। और यह परियोजना, यह तो हमने सवाल किया नहीं दोस्तों, यह जो परियोजना है कहाँ पर स्थापित की जा रही है? नैनीताल। तो कहाँ पर? नैनीताल के गोला नदी पर, नैनीताल के गोला नदी पर जो है यह परियोजना स्थापित की जा रही है। और सहमति की बात करें दोस्तों तो इसे जो है 1975 में जो है सहमति मिल चुकी थी, यानी कि 1975 में जो है इसे सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी थी, यानी कि सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त हो चुकी थी। तो कहाँ पर है? नैनीताल के गोला नदी पर बनने वाली है। कितना है? 9 किलोमीटर लंबा का बांध होगा, 130 मीटर जिसकी चौड़ाई होगी और 484 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। और जो है 57,065 हेक्टेयर की भूमि को जो सिंचित करेगा। और इस परियोजना की जो कुल लागत होगी दोस्तों कितनी होगी? 2584 करोड़ होगी। तो यह है दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, अगला कौन सा है?
हाँ, इतने ही प्रश्न जो है दोस्तों हमने करंट अफेयर्स के रखे थे, 5-6 प्रश्न। या जो रोज जो वीडियो आएगी दोस्तों, डेली की वीडियो आएगी दोस्तों, उसमें जो है एक वीडियो में आपका इंडिया का रहेगा, एक वीडियो में आपका उत्तराखंड का रहेगा। करंट अफेयर्स पुलिस में उतना खास नहीं है, यानी कि 5 अगर आयोग करवा रहा है तो मैक्सिमम 5 प्रश्न तो वह करंट के पूछेगा ही पूछेगा, इतना तो तय है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा उत्तराखंड की आपदा, कहाँ पर कब और किस टाइम में कौन सी आपदा आई, सबसे बड़ी आपदा कहाँ पर आई, और कि जो जितने भी उत्तराखंड के क्षेत्रों में जो भी अभी तक आपदा आई है, भूकंप आए हैं, कब आए, कितनी क्षतिग्रस्ती हुई, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हुए चलेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हमारा क्या रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा, उत्तराखंड प्लस इंडिया दोनों का जो है इसमें सम्मिलित करंट अफेयर्स रहेगा। जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, खेल से संबंधित होगा और जो विज्ञान से संबंधित होगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हो गए, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।